नमस्कार साथियों प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है कुषाण वंश। कुषाण वंश के अंतर्गत हम उन विषयों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुषाण वंश के प्रमुख शासक विशेषकर सम्राट कनिष्क। कुषाण वंश के अंतर्गत कौन कौन से मुद्राएं जारी किए गए और मुद्राओं की विशेषताएं क्या थी, और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। कुषाण वंश के शासकों ने किन किन से कौन कौन से युद्ध लड़े जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। पहले तो बता दें जो कुषाण है यूची जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुषाण यूची जाति से संबंधित है। इसका कारण यही है कि यूची जाति 5 कबीलों में बटी हुई थी, जिनमें से एक कबीला कुषाणों की थी। तो यूची जाति मूल रूप से 5 कबीलों में बटी हुई थी, जिनमें से एक कबीला कुषाण की थी। किंतु कुषाण वंश का संस्थापक कोई और ही था। बता दे कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसेस था। संस्थापक कौन था? कुजल कड़फिसेस। तो ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसेस था। कुजल कड़फिसेस ने बैक्ट्रिया को अपना केंद्र बनाया और वही पर शासन करना शुरू कर दिया। आगे चलकर जब कुजल कड़फिसेस की मृत्यु हो गई और शासक विम कड़फिसेस बना। कौन बना? विम कड़फिसेस। तो विम कड़फिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। क्या किया? विम कड़फिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। भारत में कुषाण वंश की क्या की स्थापना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा आंसर होगा कुजल कड़फिसेस। पूछा जा सकता है कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो बताएंगे विम कड़फिसेस। कौन था? विम कड़फिसेस। आपको बता दें कि कुषाण वंश की 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। पहला है पेशावर या पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। तो ठीक है, कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। अब विम कड़फिसेस की मृत्यु हो जाती है। विम कड़फिसेस की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश का शासक कनिष्क बनता है। कौन बनता है? कनिष्क बनता है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद देखा जाता है, किंतु इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। सम्राट कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। राज्यारोहण। तो ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में होता है, और अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण की खुशी में ही कनिष्क एक संवत की शुरुआत करता है, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत, जो कि भारत में मान्य है, भारतीय कैलेंडर का आधार बना। ठीक है, सम्राट कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में होता है, और राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो भारत में स्वीकार्य है, भारत में स्वीकार किया गया है। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। कैसा शासक था? महान शासक था। महान, प्रकांड विद्वान, शक्तिशाली, शासक था। तो ठीक है, सम्राट कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, प्रकांड विद्वान था और एक शक्तिशाली शासक था। यह साम्राज्यवादी नीति से युक्त था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब कनिष्क के
किन किन शासकों के साथ कौन कौन से युद्ध हुए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बता दें कि सम्राट कनिष्क का प्रथम युद्ध चीन से हुआ। किससे हुआ? चीन से हुआ। चीन के शासक होती। चीन का शासक कौन था? बता दें कि चीन के शासक होती कि राजकुमारी चीन के शासक होती की राजकुमारी कनिष्क को पसंद आ गई। कनिष्क ने निर्णय लिया कि हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे तो केवल और केवल चीन के शासक होती की पुत्री राजकुमारी से। इसके लिए कनिष्क ने अपने राजदूत के माध्यम से चीन के शासक होती के यहाँ विवाह का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन चीन के शासक ने कनिष्क के इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकराते हुए राजदूत को बंदी बना लिया। क्या किया? कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। अब कनिष्क का पारा गर्म है। कनिष्क ने कहा कि ऐसे कैसे हमारे राजदूत को बंदी बना लिया, और चीन पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? चीन पर आक्रमण कर दिया। जब चीन पर कनिष्क ने आक्रमण किया तो चीन का एक शक्तिशाली सेनापति था। क्या था? चीन के शासक का एक शक्तिशाली सेनापति था जिसका नाम था पांचाओ। क्या था? सेनापति था चीन का जिसका क्या नाम था? पांचाओ। इसने आनन फानन में कनिष्क को पराजित कर दिया। क्या किया? कनिष्क को पराजित कर दिया। कनिष्क वापस भारत आ गया। जब इस पांचाओ की मृत्यु हो गई तो कनिष्क ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया। कनिष्क ने कहा था जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि चीन पर पुनः कनिष्क ने आक्रमण कर दिया और चीन को पराजित करके, चीन के शासक को पराजित करके चीन के 5 क्षेत्रों को जीत लिया। कितने क्षेत्रों को जीत लिया? 5 क्षेत्रों को जीत लिया। इस प्रकार कनिष्क का चीन पर अधिकार स्थापित हुआ। चीन के कुछ क्षेत्रों में अधिकार स्थापित हुआ। कनिष्क ने चीन पर भी शासन किया। एक चीज और बता दें कि भारत से होते हुए चीन की ओर जो रेशम मार्ग जाता था, क्या होता था? रेशम मार्ग जाता था। उस पर किसका अधिकार था? तो बता दे कि सम्राट कनिष्क का ही अधिकार था। किसका अधिकार था? सम्राट कनिष्क का अधिकार था। अब कनिष्क का दूसरा युद्ध देख लेते हैं कि कनिष्क ने दूसरा युद्ध किसके साथ लड़ा था। दोस्तों, ईरान वाले क्षेत्र में पार्थियाई वंश का शासन था। किसका शासक था ईरान में? पार्थियाई वंश का। पार्थियाई लोग ईरान में क्या करते थे? उस समय शासक थे। किस समय? जब भारत में कुषाण वंश का शासक सम्राट कनिष्क था। उस समय ईरान में किसका शासन था? बता देंगे पार्थिया का था, यानी कि पार्थियाई लोगों का था। अब सम्राट कनिष्क ने पार्थियाइयों के कुछ क्षेत्र, जिनमें से महत्वपूर्ण था एरियाना। कौन था? एरियाना। एरियाना को जीत लिया था और अपने कब्जे में कर लिया था। कौन? सम्राट कनिष्क। तो पार्थियाई जो राजा था, पार्थियाई शासक था, वो कनिष्क से कहता था कि हमारा एरियाना वाला जो क्षेत्र है वो वापस कर दो। कनिष्क ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं देंगे, चाहे उसके लिए भले युद्ध हो जाए। अंततः पार्थियाई शासक और कनिष्क के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कनिष्क ने पार्थियाई शासक को पराजित किया और एरियाना पर पूरी तरह से कब्जा स्थापित कर लिया। तो ये तो हो गया कनिष्क का दूसरा युद्ध। किससे हुआ था? पार्थिया के शासक से हुआ था। कनिष्क ने पार्थिया के शासक को पराजित किया और एरियाना पर अपना पूरी तरह से अधिकार स्थापित कर लिया। दोस्तों, कुषाणों के जो सिक्के हैं वो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुषाणों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। कुषाणों के सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से प्राप्त हुए हैं और यहीं से कुषाणों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अभिलेख प्राप्त हुए।
कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी, जिससे स्पष्ट होता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर भी अधिकार किया था। मध्य प्रदेश के सांची से कुषाणों का एक अभिलेख प्राप्त होता है, विशेषकर कनिष्क का अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कनिष्क ने मध्य प्रदेश को भी जीत लिया था। कनिष्क के शासनकाल में मूल रूप से मूर्ति निर्माण की दो कला शैली का विकास हुआ। कितने कला शैली का विकास हुआ? मूर्ति निर्माण की दो कला शैली का विकास हुआ। पहला है गांधार, पहला कौन सा है? गांधार कला शैली, और दूसरा है मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली। अब कनिष्क के शासन काल में ही कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। यद्यपि कनिष्क धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को मान्यता देता था, सभी धर्मों को सम्मान देता था, किंतु यह मूल रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो महायान संप्रदाय के लोगों ने गौतम बुद्ध की मूर्तियों का व्यापक तौर पर निर्माण करना शुरू किया, और गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार कला शैली में बनाई गई। किसमें बनाई गई? गांधार कला शैली में बनाई गई। गांधार कला शैली के अंतर्गत जो शैली होती थी वो यूनानी होती थी, किंतु जो विषय होता था वो भारतीय होता था। इस कला शैली में मूर्ति की सौंदर्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब मथुरा कला शैली का विकास मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ। मथुरा कला शैली में मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थरों से होता था। किनसे होता था? बलुआ पत्थरों से होता था। मथुरा कला शैली में लगभग सभी धर्मों की मूर्तियां बनाई गई थी। अब बात कर लेते हैं सिक्कों की। दोस्तों, कुषाणों ने मूल रूप से दो प्रकार के धातुओं के सिक्के जारी किए थे, सोने के और तांबे के। किस किस के सिक्के जारी किए थे भाई? सोने के और तांबे के। सोने और तांबे के। तो ठीक है, कुषाणों ने मूल रूप से सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण ही थे। कौन थे? कुषाण थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? बता दें, कुषाणों ने जारी किए थे शुद्ध सिक्के। ठीक है, कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने जो तांबे के सिक्के जारी किए थे, उनमें कनिष्क ने एक और शिव, त्रिशूल, नंदी और दूसरी ओर महेश्वर शब्द का अंकन करवाया था। आपको बता दें कि कुषाण मूल रूप से सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुषाण ही भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। साथ में इन्होंने तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के जो जारी किए थे, तो तांबे के सिक्के में कनिष्क ने तांबे के सिक्के के एक साइड शिव, त्रिशूल और नंदी का चित्रांकन करवाया था, जबकि उसी सिक्के के दूसरे साइड महेश्वर शब्द का अंकन करवाया था। कनिष्क ने मृत राजाओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने की प्रथा की शुरुआत की थी। कहने का मतलब, कुषाण वंश के जो पहले शासक मर चुके थे, जो कुषाण वंश के प्रारंभिक शासक मर चुके थे, यानी कि कनिष्क की पूर्वज जो मर चुके थे, उनकी मूर्तियां बनवाई गई थी और उनकी पूजा शुरू की गई थी। यह प्रथा किसने शुरू की थी? कनिष्क ने शुरू की थी। कुषाण वंश के शासक देवपुत्र की उपाधियां धारण करते थे। कौन सी उपाधियां धारण करते थे? देवपुत्र की उपाधि। यद्यपि कनिष्क
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बावजूद भी कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। क्या किया था? देवपुत्र की उपाधि धारण की। यद्यपि कनिष्क ने कुषाण वंश में लगभग 47 वर्ष तक शासन किया, किंतु जो कनिष्क का अंत था वो बड़ा ही दुखद हुआ। तड़प के बेचारा मरा था, प्रताड़ित होकर के मरा था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव को माना जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बता दें, कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कौन था? वसुदेव। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। दोस्तों, इस प्रकार कुषाण वंश का अंत होता है। कुषाण वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने चर्चा कर लिया है। तो ठीक है, यदि आपको मेरी यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।